So first of all, related about the today's topic, easy है, ठीक है? This is about chemical bonding. तो कुछ पहले बेसिक चीजों को हम डिस्कस करते हैं. That आपकी you have, आवाज कट रही है. आप सही है? So that's what I am talking about. ये जो टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का, ये सीक्वल टॉपिक है हमारा. जो पीछे से हमने दो टॉपिक डिस्कस किए थे, दैट वाज एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है? आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड देन नाउ केमिकल बॉन्डिंग. एज पर द इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, कुछ चीजें जो कि आपको डेफिनेटली पता होंगी. First of all, atoms of different element have different electronic configuration that we discussed in our previous class in detail, ठीक है? और अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेबिलिटी, हम उसको तीन हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं. द फर्स्ट कैटेगरी इज अबाउट द नोबल गैसेस दैट हैव कंप्लीटेड देयर ऑर्बिट. जो लास्ट ऑर्बिट इनका होता है वो कंप्लीट होता है, फुल होता है. आफ्टर दैट अगर एक एलिमेंट अपने ऑर्बिट को फिल नहीं करता तो वो अपने ऑर्बिटल को फिल करता है स्टेबिलिटी के लिए. एंड देन अगर ऑर्बिटल भी फिल नहीं होता सो वी विल गो फॉर ऑर्बिटल हाफ फिल्ड. और ऑर्बिटल्स हमारे पास चार होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ, ठीक है? याद है सारे? जी सर. सो नोबल गैसेस जो होते हैं वो रिएक्शन शो नहीं करते क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कंप्लीट होती है, स्टेबल होती है. बट एवरी एटम wants to be like a noble gas. तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को नोबल गैस की तरह शो कराने के लिए क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं. और केमिकल रिएक्शंस जो परफॉर्म होते हैं, यानी कि आपस में दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, तो उस कॉम्बिनेशन में जो भी इन्वॉल्वमेंट होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की होती है, और वो इलेक्ट्रॉन्स आपके लास्ट शेल के इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जिसको हम वैलेंस शेल कहते हैं. और वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं लास्ट शेल से, उनको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. सही है? और अगर हम बात करें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से, प्रिंसिपल नंबर के हिसाब से, तो फर्स्ट शेल, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड सो ऑन, ठीक है? जब इनकी कैपेसिटी की हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड में 8 है, यानी कि फर्स्ट शेल कॉल्ड डुप्लेट, और उसके नीचे जितने आते हैं वो सारे ऑक्टेट पे. एक और इंपॉर्टेंट चीज, इन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर फिर ऑर्बिटल अरेंजमेंट होती है, जिसकी सीक्वेंस हमने पूरी डिस्कस की थी. द फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट पीरियड कंटेन्ड 1s, then 2s, 2p, 3s, 3p, then 4s, 3d, 4p, if you remember. ठीक हो गया? अच्छा, अब एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक एलिमेंट अपने आप को जब इन्वॉल्व करता है और अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है बॉन्डिंग बनाकर या बॉन्ड के थ्रू, तो उसके 2 पैरामीटर्स हैं. द फर्स्ट पैरामीटर कि वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा, एंड द सेकंड पैरामीटर कि वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, ठीक है? Whenever we talking about the nature of the elements, we have 2 type of elements. एक है मेटल और एक है नॉन मेटल, ठीक है? अब एलिमेंटल क्राइटेरिया ये है कि मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइन हो सकता है, नॉन मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइन हो सकता है, ठीक है? मेटल और मेटल कभी भी आपस में कंबाइन नहीं होगा. वो मेटालिक बॉन्डिंग जो होती है सर. मेटालिक बॉन्डिंग इज अ फिजिकल क्राइटेरिया या फिजिकल फैक्टर, इट इज नॉट अ केमिकल फैक्टर. सही है. ठीक है? अब आते हैं पहले बॉन्ड की तरफ जल्दी से.
जहां पे बॉन्ड हमारा कंप्लीट ट्रांसफर कर रहा हो अपने इलेक्ट्रॉन्स को, उसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, वन लाइनर स्टेटमेंट। ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर के अंदर हम दो चीजों पर डिस्कस करते हैं। पहली चीज, एक एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है, जिसको हम कहेंगे मेटल, और electropositive element. Why we call electropositive? Because whenever any element may lose electron, that contain positive charge. ठीक हो गया। और पॉजिटिव को हम कहते हैं कैटायन। कैटायन। ठीक, दूसरा हो गया हमारा नॉन मेटल। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ये वही इलेक्ट्रॉन होगा जो कि मेटल ने लूज किया है, और कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर अटेन करेगा। दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला। और ये हमारा बनाएगा एनायन या एनाइन। सो बेसिकली आयोनिक बॉन्डिंग में होता क्या है, एक एलिमेंट ने जब इलेक्ट्रॉन लूज किया अपने वैलेंस शेल से, दैट्स इट्स वैलेंस शेल, ठीक है, वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकला, लूज हुआ, और जहां से लूज हुआ उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जिस एलिमेंट ने वो इलेक्ट्रॉन को गेन करा अपने वैलेंस शेल के अंदर, तो उसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, और दोनों बन गए आयन। ठीक है, लूज करने से पहले दोनों आइटम्स हैं, एक मेटालिक आइटम है और एक नॉन मेटालिक आइटम। आफ्टर लूजिंग, एक एलिमेंट ने जब लूज कर दिया तो वो आयोनिक फॉर्मेशन पर आ गया, और जिसने गेन किया वो भी आयोनिक फॉर्मेशन में आ गया। नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस सोडियम आयन, अब सोडियम आयन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8 लास्ट शेल में, और उससे पहले में 2, यानी कि टोटल 10 हो गए। ठीक है, तो टोटल 10 का मतलब ये हुआ कि नाउ इफ वी वांट टू राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये बिल्कुल रिजेंबल करेगा नियॉन की उससे। हाँ, ठीक है, सिमिलरली क्लोराइड आयन जो है उसके फर्स्ट में 2 है, फिर सेकंड में 8 है, एंड थर्ड में 8 है, यानी कि टोटल 18 हो गए। तो ये रिजेंबल करेगा आर्गॉन से। ठीक है, तो दैट मीन्स कि एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके एटलीस्ट कुछ करीब करीब पहुंच जाता है नोबल गैसेस को। ठीक है, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था ना कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बाद फिर हम आगे लिखना शुरू करते हैं। हाँ, ठीक, अब ये जो एलिमेंट्स हैं इनके बीच में जो फोर्सेस होती हैं वो फोर्सेस कौन सी होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जनरेट होती है पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बिटवीन, और ये कुछ इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के साथ शेप जनरेट करते हैं कि ये बनता है तुम्हारे पास, इट्स अ काइंड ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। अब इस एग्जांपल में जिसमें हम इसको देख रहे हैं अभी, ये हमारे पास एग्जांपल है क्यूब की। ठीक है, क्यूब की। तो इस डॉट एंड क्रॉस डायग्राम को अगर हम चेक करें तो यहां पे सोडियम और क्लोराइड की एग्जांपल है, क्यूब बन रहा है। हम यहाँ पे और भी डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स का कॉम्बो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहूं यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर बना दूं, ठीक है, और यहाँ पे हम कैल्शियम का कोई भी एलिमेंट लेके, हैलोजन का कोई भी एलिमेंट लेके बना सकते हैं स्ट्रक्चर। बिकॉज मोस्टली ये जो आयोनिक बॉन्ड बनता है ये ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 है अल्कली मेटल्स, ग्रुप नंबर 2 है अल्कलाइन अर्थ। इनके कॉम्बिनेशन होते हैं 6 और 7 के साथ, और ये आपके एक पर्टिकुलर आयोनिक बॉन्डेड स्ट्रक्चर जनरेट करते हैं। इज देयर एनी क्वेश्चन रिलेटेड अबाउट इट टिल नाउ? नो सर। ये लास्ट पॉइंट याद रखना है, ग्रुप नंबर 1 एंड 2 और ग्रुप नंबर 6 एंड 7 मोस्टली। हमने यहाँ पे ग्रुप नंबर 3 को कंसिडर नहीं किया है।
ग्रुप नंबर 3 मेटल है, बट हमने यहाँ पे 3 को भी कंसिडर नहीं किया, ध्यान में रखिएगा। क्योंकि सर कोई नॉन मेटल है नहीं ना रिसीव करने के लिए। नहीं, 3 के अंदर तो है आपके पास, एल्यूमिनियम है, मेटल है, नहीं और मतलब कोई अगर वो देंगे भी तो हाइड्रोजन फिर कौन से नॉन मेटल को देंगे? को दे सकते हैं, किनको? हैलोजेंस को दे सकते हैं ना, ग्रुप नंबर 3 वाले एलिमेंट। अच्छा, फिर वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे। नहीं, कोवेलेंट बनाएंगे। अब वो क्यों बनाएंगे आगे बताते हैं। कोवलेंट। हाँ जी, कोवेलेंट। बहुत सारी चीजें जो है जब हम ओज में बोलते हैं ना कि ये बेटा आयोनिक है, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमें कैसा ग्रुप बना रहे थे। अभी सुनते जाओगे। अच्छा, बात हमारी एंड कहाँ हुई कि ग्रुप नंबर 1 और 2 कंबाइंस विद द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 6 एंड 7। ठीक हो गया हम्म। मोस्टली, यानी कि समझो 99% केसेस सारे इस तरफ चले गए। अब प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड्स की, तो सबसे पहली चीज तो ये कि इनके क्रिस्टल लैटिस होते हैं, यानी कि इनमें मॉलिक्यूल नहीं होता, यानी कि वी कैन नॉट से दैट कि मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड हम ये नहीं कहेंगे। दूसरी चीज, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से एक सॉलिड स्ट्रक्चर जनरेट होता है प्रॉपर शेप के अंदर, क्रिस्टल शेप के अंदर, और ये क्रिस्टल शेप हमारा लैटिस स्ट्रक्चर कहलाता है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयॉन्स एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ होते हैं। अच्छा जी, इस एक्सट्रैक्शन की वजह से क्या चीजें इफेक्ट करती हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में? नंबर 1, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट गेटिंग हाई, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, सॉलिबिलिटी इनकी बहुत ज्यादा होती है, almost all ionic compounds are soluble in water but not in oil and something non-porous हम्म। kind of liquids. कंडक्शन होती है, लेकिन किस वक्त होती है? जब हम इनको एक्वा सोल्यूशन में कन्वर्ट कर लें, यानी कि आपने नमक को लिया, पानी में घोल लिया, ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म बना दें आप उसकी, लेकिन कब? जब इसको आप डिजोल्व कर लोगे या इसको या इतना मेल्ट हीट करोगे। करो, मेल्ट कर लो। द मेल्टेड फॉर्मेशन इज कॉल्ड फ्यूज्ड फॉर्मेशन। फ्यूज का वर्ड हम यूज करते हैं, हम्म। ठीक है, प्योर फॉर्म में अगर होगा फ्यूज। जैसे कि NaCl फ्यूजन पे जाता है तो 801 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सेकेंडली, इनका एक प्रॉपर रेशियो होता है, एम्पिरिकल रेशियो होता है, एंड दैट एम्पिरिकल रेशियो इज द सेम एज इट्स एम्पिरिकल फार्मूला, यू कैन से। अच्छा, इनका कोई मॉलिक्यूलर रेशियो नहीं होता क्योंकि मॉलिक्यूल नहीं बनाते, सही। ठीक है। और जो भी रेशियो होगा वो प्रॉपर होगा। फॉर एग्जाम्पल NaCl तो 1:1, एक Na एक Cl। CaCl2 1:2 का रेशियो हो गया। MgO 1:1 का रेशियो हो गया। तो इस तरीके से ये आपके एलिमेंटल कॉम्बिनेशन इनका चल रहा होता है आयनिक कंपाउंड्स का। ठीक हो गया। अच्छा यस जी, सर। अब आओ जरा कोवेलेंट के ऊपर। कोवेलेंट अगर हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो वी नो वेल अबाउट द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और ये शेयरिंग किसके बीच में हो रही है? दो नॉन मेटल्स के बीच में हो रही है, भी ध्यान में रखना। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना इजी नहीं होता जितना हम समझ रहे होते हैं, यानी कि इवन ये कि ग्रुप नंबर 3 तक आते आते आपके ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला जो एक क्राइटेरिया है वो यहाँ पे कुछ आपको समझ नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है। ईच एटम डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और शेड पेयर बनाते हैं। और ये जो मोस्टली बॉन्ड्स बनते हैं, अब ये कहाँ बन रहे हैं? ग्रुप नंबर 3, 4, 5। किसके साथ? ऑब्वियसली 6 और 7 के साथ। अच्छा, अब हम लोग पहले पढ़ते थे चीज के मॉलिक्यूल्स की जो टाइप होती हैं, रिमेंबर? जी डायटोमिक, सर। ट्राइटोमिक, ठीक है। अब ये जो एग्जांपल हम्म। सामने तुम्हें नजर आ रही है फ्लोरीन एटम्स की, अब दो फ्लोरीन एटम्स जो है आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे हमें? फ्लोरीन वो फ्लोरीन का मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, ठीक है। ये हो गया कोवेलेंट बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं इसका हम्म। डॉट एंड क्रॉस बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है।
एक को हम डॉट से शो करते हैं, कुछ क्रॉस से। कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज को, वैलेंस शेल्स को। तो द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे एक चीज देखो, द पेयर ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स नॉट यूज्ड इन बॉन्डिंग आर कॉल्ड लोन पेयर्स, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है ना, तो मैं एक डॉट और एक क्रॉस, ठीक है, ये कहलाता है बॉन्ड पेयर। यानी कि इस पूरे स्ट्रक्चर में इसको जो सामने नजर आ रहा है फ्लोरीन का, वी हैव वन बॉन्ड पेयर, ठीक है। और each fluorine having three unbonded, you can say pair, लोन पेयर्स। ये लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, ये टर्म जरा याद रखिए, ठीक है। अच्छा, अब जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा है, जो दो फ्लोरीन एटम्स के बीच में आपको नजर आ रहा है, दैट इज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अगर एक शेयर्ड पेयर है तो वन शेयर्ड पेयर इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। वन शेयर्ड पेयर इज कॉल्ड सिंगल वन बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब अगर हम मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड्स पर जाते हैं तो जितने हमारे पास शेयर्ड पेयर बढ़ते जाएंगे, पूरे स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, उतनी कोवेलेंट बॉन्ड्स होगी, उतनी कोवेलेंट नाइट्रोजन का बॉन्ड। कर लें। हाँ, अब जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ठीक है, वो ऑक्सीजन में 2, नाइट्रोजन में 3। ऑक्सीजन में 3, तो वो डबल कोवेलेंट और ट्रिपल कोवेलेंट, ठीक हो गया। चलो उसके ऊपर भी आते हैं, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज को पहले देखें। वैन डर वाल फोर्सेस क्या होती है? वैन डर वाल फोर्सेस, ये बहुत वर्ड हमने सुना है, वैन डर वाल फोर्सेस। बेसिकली आयोनिक बॉन्डिंग के अंदर जो भी हम बात कर रहे थे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ठीक है। और कोवेलेंट के अंदर हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक उनको फोर्सेस। कहते हैं वैन डर वाल फोर्सेस। एग्जैक्टली, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ही हम वैन डर वाल फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेसिकली सिर्फ वैन डर वाल फोर्स नहीं होती, ठीक है। ये तीन तरह की वो तो होती होती है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी तो होती है ना। नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो आयोनिक बॉन्डिंग के अंदर है, आयनिक ठीक के है। अलावा भी नहीं होती है? नहीं, जिसमें आयोनिक के एक अलावा वीक नहीं है, बॉन्ड होती है, एक स्ट्रांग बॉन्ड होती है। नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का कॉन्सेप्ट हम आयोनिक बॉन्डिंग के अंदर रखते हैं, क्योंकि वहां पे आपके आयॉन्स इन्वॉल्व हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके बीच में जो चल रहा है वो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक हो गया। जब हम कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर आते हैं और हम टर्म यूज करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वैन डर वाल फोर्सेस होती हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ वैन डर वाल फोर्सेस नहीं होती, ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जिसमें से समझ लो यू कैन से वन टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वैन डर वाल फोर्स। वैन डर, अब जो मैं बता रहा हूं जरा गौर से सुनिएगा, वैन डर वाल फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्पर्जन फोर्स। आर यू गेटिंग? नाम है इसका, वैन डर वाल फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्पर्जन फोर्स, ठीक है, एंड टेम्पररी डायपोल फोर्स। ये लिख लो जो मैं बता रहा हूं, दो बातें। सही सर। वैन डर वाल फोर्सेस जो होती है, ये सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती, पहली बात तो ये क्लियर हो गई। ये समझो एक तरह से उसकी टाइप है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की एक टाइप का नाम है वैन डर वाल फोर्स, ठीक है, जिसको हम डिस्पर्जन फोर्स भी कहते हैं या टेम्पररी डायपोल भी कहते हैं, एक बात। दूसरी होती है, एक ये तो टेम्पररी हो गया ना, दूसरा हो गया परमानेंट डायपोल। ये सारी वैन डर वाल फोर्सेस की टाइप्स हैं ये या टाइप्स बता रहा हूँ, टाइप्स हैं? ये टाइप्स बता रहा हूँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की। सही। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की एक टाइप हो गई तुम्हारी टेम्पररी डायपोल या डिस्पर्जन,
जिसको हम वेंडर वॉल भी कहते हैं, ठीक है। दूसरी टाइप एक और हो गई हमारी, कौन सी वाली, परमानेंट डायपोल। परमानेंट अगर डायपोल। टेम्परेरी है तो परमानेंट भी तो होगा ना, परमानेंट डायपोल, हाँ। ठीक है। तीसरी टाइप होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तीन क्या मतलब नाम सर? बताए मैंने तुम्हें, तीन नाम बताए, तीन नाम, जी। ठीक है। अब मैं वन बाय वन इसको हम आगे, डिस्पर्जन, डिस्पर्जन, दूसरा और परमानेंट उसके डायपोल, बाद परमानेंट डायपोल, और उसके तीसरा बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्ड, बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, नॉट फोर्स। हम्म। तीन नाम बताए, ठीक है। अच्छा, अब इनको हम बारी बारी आगे जाके फिर हम एक एक करेंगे, उसको इंडिविजुअली हम पूरा पूरा डिस्कस करेंगे कि डिस्पर्जन क्या है, परमानेंट क्या है और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, थोड़ा सा सबर। अच्छा, ये तीन नाम आपको मैंने बता दिए। कोवेलेंट कंपाउंड जितने भी होते हैं, इनके अंदर ये फोर्सेस मौजूद होती हैं। अच्छा, वैन डर वाल फोर्स समझो सब में होती है, हर कोवेलेंट कंपाउंड में होती है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल्स पे कंसिस्ट करता है, ठीक। अब बाकी रह गई जो दो फोर्सेस, परमानेंट डायपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कुछ कंपाउंड्स में तुम्हें मिलेंगे, कुछ में नहीं मिलेंगे, सही है। चलो मैं इजी वे में तुम्हें एक और चीज बता दूं, हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड्स दो हिस्सों में डिवाइड है, ठीक है। एक वो जो कि इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, दूसरे वो जो कि इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते, ठीक है। सही है। और जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसमें एक ही कैटेगरी है और बहुत कॉमन कैटेगरी है, जिसको हम एसिड्स कहते हैं। एसिड्स कोवेलेंट हम्म। कंपाउंड्स होते हैं, आयोनिक नहीं होते, याद रखिएगा, हाँ। ठीक है। और ये इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं, तो इनकी हम्म। कैटेगरी को हम लेते हैं परमानेंट डायपोल्स में, सही है। सही है। अच्छा, दूसरे होते हैं आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि कोवेलेंट होते हैं लेकिन इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते। हम्म। तो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम एक नाम देते हैं, एक टर्म देते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड्स, ठीक है। और हम्म। वो कोवेलेंट कंपाउंड्स जो कि इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, उनको हम कहते हैं पोलर कंपाउंड्स। समझ आ रहा है? जी सर। वाटर भी हमारे पास एक पोलर कंपाउंड है, कोवेलेंट सही। है, पोलर है, सही है। कुकिंग ऑयल जो हमारे घर में है वो एक कोवेलेंट है लेकिन नॉन नॉन पोलर है। पोलर। हाँ, हम्म। अब पोलर और नॉन पोलर आपस में डिसॉल्व नहीं होते एक दूसरे को, जी। ठीक हो गया। तो जो पोलर है उसके अंदर परमानेंट डायपोल होगा, और और जो नॉन नॉन पोलर के पोलर है अंदर उसमें डिस्पर्शन। डिस्पर्शन होगा। अच्छा, जरूरी नहीं है उसमें सही। डिस्पर्शन भी हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्टोरी डिफरेंट है, वो तुम्हें आगे चल के बताऊंगा, थोड़ा सा चीजें तो ऐसे। जरूरी नहीं है कि डिस्पर्शन ना हो और फिर नॉन पोलर भी है, फिर इसका मतलब नहीं क्या है? देखो, डिस्पर्जन तो सब में होगी ना, वो सब में कॉमन, सही है। सही है। परमानेंट डायपोल सब में नहीं होगा। सही। तीसरी कैटेगरी का हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हम्म। जरूरी नहीं है कि हर परमानेंट डायपोल वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी रखता हो, सही है। सही है, समझ आ गई बात। हम्म। अच्छा, अब ये ज्यादातर सिंपल कोवेलेंट जो होते हैं हमारे पास, अब मैं एक जर्नलाइज में बात हम कर रहे हैं, सिंपल कोवेलेंट्स क्या है, ज्यादातर गैसेस हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। अच्छा, वोलेटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं, जो कि रूम टेम्परेचर पे अपने आप को ऑपरेट कर जाते हैं, और ये हम्म। मोस्टली नॉन पोलर होते हैं, यानी कि पेट्रोल टाइप की चीजें या ऑर्गेनिक चीजें समझ लो, पेट्रोल, थिनर, अल्कोहल वगैरह। लो मेल्टिंग, लो बॉइलिंग रखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैक्रोमोलिक्यूल्स पर अगर हम आए, इनके ऊपर हम फिर बाद में आएंगे। मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, उनके अंदर शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन ये डिफरेंट टॉपिक है, तो इस पॉइंट को हम बाद में रखते हैं। अब जो हम बात करते हैं ना, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर जी सर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, यानी कि जो नॉन पोलर होगा तुम्हारा कंपाउंड, वो उसी नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, जो कि पोलर है वो पोलर में डिसॉल्व होगा। सही। अच्छा, एक और बात याद रखो, पोलर जो है ना, पोलर कंपाउंड्स,
ये आयोनिक कंपाउंड के थोड़े करीब करीब होते हैं, क्योंकि जो उनकी बॉन्ड स्ट्रांग होती है। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ना भी हो लेकिन कुछ नेचर मिलती जुलती होती है। जो मैं टर्म्स बता रहा हूँ उनको जरा याद रखना है, ठीक है। जी सर। ये बहुत नियर अभी समझ में क्लोज। कुछ नहीं आ रहा ज्यादा, बस याद ही रखता हूँ। जो नहीं समझ आ रहा मुझसे पूछते जाओ, सवाल पर पूछ पूछते रहा हूँ तो जाओ। आप कह रहे हैं आगे समझाऊंगा। अब जो मैं कह रहा हूँ ना आगे समझाऊंगा। अब जैसे दो चीज हमने भी रोकी। पहली चीज हमने क्या रोकी अभी पीछे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट, या वो तीनों फोर्सेस को मैं डिटेल एक बार। मैक्रोमोलिक्यूल्स को रोक दो अभी। ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हम्म। वही है, डायमंड, ग्रेफाइट, हाँ, बड़े वाले। बड़े बड़ी वाले, तो स्ट्रक्चर्स। इनको अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। हम्म। अच्छा, लो डेंसिटीज इनकी होती हैं कंपैरेटिवली क्योंकि ये गैसेज हैं ज्यादातर। सही। कुछ होंगे जिनकी डेंसिटी ज्यादा होगी या जिनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा प्रोमिनेंट होगा, जैसे वैक्सेस होगा तुम्हारे, हम्म। ठीक है। इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। मोस्टली इनसॉल्युबल क्यों होते हैं, क्योंकि ज्यादातर कोवलेंट कंपाउंड्स नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मतलब समझ सही। लो ऑर्गेनिक। हम्म। नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी ज्यादातर होते हैं, एसिड्स को छोड़ के तकरीबन सारी ही नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। कुछ वाटर सॉल्युबल होते हैं, जो वाटर सॉल्युबल होंगे वो पोलर है, ठीक है। और पोलर कौन से एसिड्स है, ठीक है सर जी, क्लियर हुआ यहाँ तक। जी सर। जी सर, बिल्कुल clear हो गया। अच्छा, ये कुछ कोवलेंट कंपाउंड हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं ये बेसिकली। अब देखो हाइड्रोजन के अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, हम्म। नाइट्रोजन में डबल कोवलेंट बॉन्ड है, ऑक्सीजन में डबल कोवलेंट बॉन्ड आपको नजर आ रहा है। नाइट्रोजन में तो ट्रिपल होती है ना। सॉरी हाँ, नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है और ऑक्सीजन में डबल कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक। क्लोरीन में सिंगल कोवलेंट है। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। दिस इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। वाटर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ देखो दो लोन पेयर्स नजर आ रहे हैं आपको। हम्म। हाँ। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड डबल कोवलेंट विद ईच। मीथेन CH4 हम्म। तो सिंगल इनमें टोटल जो होंगी वो चार होंगी ना, जैसे कि चार, आप बता हाँ रहे थे एग्जैक्टली चार exactly, है। बिल्कुल चार बॉन्ड होंगे, सही। दो एक तरफ दो एक तरफ। लेकिन इसको हम डबल ही पढ़ेंगे, हम टेट्रा नहीं पढ़ेंगे, सही है। ठीक है। सिमिलरली इथीन का स्ट्रक्चर, इथीन में देखो आपको नजर आ रहा होगा डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन टू कार्बन और सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। मीथेन के अंदर हमें कितने बॉन्ड्स मिल रहे हैं, हमें चार, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, हम्म। ठीक है। और इथीन में हमें एक मिल रहा है डबल बॉन्ड और बाकी चार मिल रहे हैं कार्बन हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड्स। इथीन में। इथीन में देखो हाँ, एक एक डबल बॉन्ड और चार सिंगल बॉन्ड। चार सिंगल। अच्छा, अब जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, अब मैं एग्जाम्पल कार्बन के ऊपर हम बात कर रहे हैं। सिंगल बॉन्ड जो होता है किसी भी कंपाउंड के अंदर, ठीक है, उसको तोड़ना कंपैरेटिवली इजी होता है। उसको एनर्जी देंगे वो ब्रेक हो जाएगा। डबल बॉन्ड है, दो बॉन्ड तोड़ने हैं तो डेफिनेटली ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ऐसे ही होगा ना, ट्रिपल बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है तो और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई सेड। यस सर। आई एम जस्ट सेइंग दैट का सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको तुम जो एनर्जी प्रोवाइड करोगे डबल को उससे ज्यादा देनी पड़ेगी, ट्रिपल बॉन्ड में उससे ज्यादा देनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा बॉन्ड उतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो एनर्जी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए हम अप्लाई करते हैं उसको क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी। हम्म। सही है। और ये एंडोथर्मिक होती है मोस्टली। जितना स्ट्रांग बॉन्ड होगा उसको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। नहीं सर।
अच्छा, जाइंट स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा अभी देख लो ताकि रिकॉल हो जाए। जाइंट स्ट्रक्चर्स, कोवलेंट स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जो कि एक्सटेंड होते हैं इनफाइनाइटली। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, ठीक है। इनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं कहेंगे, याद रखना ये बात, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स है फोर्सेस, ना ये? कोवेलेंट बॉन्ड्स। और बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, रिजिड हो जाता है। और इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। इसी वजह से इनका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। ठीक है जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये तो सिंपल सी चीज है अभी, इशू, हाँ सिंपल सी चीज है। नहीं ठीक है। सर। मेटालिक बॉन्डिंग का थोड़ा सा आइडिया। मेटालिक बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ अ बॉन्ड which is formed between a positive ion and a sea of electrons, ठीक है। ये एक अट्रैक्शन होती है जो मेटल्स के अंदर होती है, उनके पॉजिटिव न्यूक्लियस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, सही है। और यूजुअली आपके पास ये जितने भी हमारे पास एटम्स होते हैं, स्पेशली मेटल्स होते हैं, इनके पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली आपके पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज के लिए? कंडक्टिविटी के लिए। ओ इलेक्ट्रिक कंडक्टर, हाँ। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा ये मेटालिक बॉन्डिंग आपके पास, ये जो इसके डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हीट के लिए भी बहुत ज्यादा इसका टेक पार्ट होता है, हम्म। ठीक है। We can simply say that the conduction of heat is partly due to the movement of delocalized electrons and partly due to the vibration, जो फिजिक्स में भी है ना, कि जी जितने सर। ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होगी, उतनी ज्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग भी होगी। तो कंडक्शन कांटेंट चाहे इलेक्ट्रिसिटी का हो चाहे हीट का हो, ये दोनों फिर आपके पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी मूवमेंट ऑफ फ्री मोबाइल डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और ये स्ट्रक्चर जो सामने बना हुआ है इसको याद रखो, मेटालिक बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मॉलिक्यूल्स में बनाते थे। 3 नंबर का आता है बनाने के लिए अगर याद है तो। हम्म। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? नहीं सर। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर इस टॉपिक का कंप्लीट हो गया आज। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ चीजें जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट फर्दर शेप्स, ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्डिंग इन डिटेल, जिसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग की 2 न्यू टाइप्स हैं। यानी कि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ना, उसी को ही हम फर्दर एलोबरेट करेंगे। लेट्स सपोज इफ आई एम सेइंग वन थिंग दैट एन एलिमेंट हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, वो मेटल है और वो नॉन मेटल के साथ कंबाइन हो रहा है। अच्छा, मेटल अगर है तो उसकी कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज यू नो वेल, हाई डेंसिटी होती है, एटम्स क्लोजली पैक होते हैं, हाई मेल्टिंग होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रैक्शन। छोटे रीजंस हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, मैलिएबिलिटी, वी कैन मेक इनटू शीट्स, ठीक है, डक्टाइलिटी, वी कैन ड्रॉन इनटू वायर्स, electrical conductivity as we discussed, luster. So these are different properties of metals. अच्छा, metals कभी भी ionic covalent bonding के अंदर involve नहीं होता है, मोस्टली नहीं होते, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। हम्म। अब जो कोवेलेंट बॉन्डिंग की हम बात कर रहे हैं ना, कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर हमने ये बात कही कि एक एलिमेंट है मेरे पास
जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है विच इज वीकर देन आयनिक बॉन्डिंग, और कोवेलेंट कंपाउंड्स कंसिस्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, ठीक है। तो इनके जो मॉलिक्यूलर स्टेटस जो तुम्हें सामने यहाँ पे नजर आ रहा है, सिंगल बॉन्ड, ये जितने सिंगल बॉन्ड हैं इनको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, ये टर्म याद रखना, सिग्मा बॉन्ड। ओके और जिसमें डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ उसको हम कहेंगे पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, राइट। सही, एक वीक होती है और एक स्ट्रॉन्ग। हाँ जी, ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड एंड पाई कोवेलेंट बॉन्ड, दैट वी विल डिस्कस इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। ओके That's enough for